बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्दुल बासित को आवाज़ पाकिस्तान के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं इरम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरम आज के फरमाइए। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस जिस तरह से बढ़ रहा है, हुकूमत एक तरह से बेबस नज़र आ रही है, दूसरी तरफ लॉकडाउन भी ख़त्म हो रहा है। हमने देखा है कि एकदम से दुकानें वगैरह खुल गई हैं। क्या सूरत हाल अब बेहतरी की तरफ जा रही है, खुल रही है, या फिर हुकूमत मामलात को बिगाड़ रही है? दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। क्या मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुकी है? साथ में क्या होने वाला है? प्रोग्राम की दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के बारे में एक बहुत ही बेयकीनी सूरत हाल है कि डील के बारे में क्या होगा, तो उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सर पहले कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पाकिस्तान में कितनी हलाकतें इस वक्त हो चुकी हैं? अब तकरीबन 167 170 अल्लाह जी। ताला अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। लेकिन बहरहाल तादाद बढ़ती जा रही है केसेस की भी। और अभी जो हम चाह रहे थे ना कि कर्व नीचे डाउनवर्ड जाए और फिर फ्लैट हो, वो नहीं हो पा रहा फ़िलहाल। और अभी चूँकि लोग भी मेरे ख़्याल में इम्पेशेंट से हो गए हैं, घरों में रह रह के तंग तंग आ आ गए गए हैं। हैं। और फिर उसके अलावा बेरोज़गारी भी बहुत है। गो के हुकूमत ने एक बड़ा एहसन इक़दाम लिया है, जो 12,000 रुपये फ़ी पर फैमिली दे रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। तो उससे यकीनन उन लोगों को फ़ायदा होगा जो बिल्कुल। इसकी ज़द में हैं या जो माली तौर पे परेशान हैं। तो अल्लाह ताला अपना करम करे। लेकिन जहाँ तक आपने कश्मीर की बात की है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, इरम वो तो देखिए कोरोना वायरस से पहले भी हमारा नुक्ता नज़र यही था कि हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। सही। बल्कि परसों भी एक वाक़या हुआ है सोपोर में, और वहाँ पे जो है जो मुजाहिदीन हैं उनको हलाक किया गया। कुछ इनकाउंटर सा हुआ है, तो 3 या 5 मुजाहिद शहादतें हुई हैं। उन शहीद हुए हैं। देखिए इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी का जो जज्बा है वो जवां है। बिल्कुल। और आज तकरीबन कोई 250 दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं कि ये कर्फ्यू नुमा कम्युनिकेशन ब्लैक आउट भी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनके हालात बदतर से बदतर हुए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ जो उनका जो असल कफ़ील था या वकील था, आप यूँ कह लीजिए, वो ख़ुद भी इस वक्त कोरोना वायरस की जद में है। लेकिन उससे पहले भी हम ये कई बार अपने प्रोग्राम में कह चुके कि हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। और ये और अब की मैं सूरत हाल के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो इस वजह से, और ये कोई कोरोना वायरस की वजह से नहीं है, ये पहले भी एक किस्म का जमूद तारी था बिल्कुल। अक़ली तौर पे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शायद वो एक पॉलिटिकल होती है ना, पॉलिटिकल रिजॉल्व या विलिंगनेस से आप ऑल आउट जाते हैं, वो भी मौजूद नहीं था मामला। फिर आप देखिए कि कश्मीर कमेटी को बनाते बनाते पूरा साल गुजर गया। और फिर जब बनाई उन्होंने तो फ़खर इमाम साहब बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, मैं उनकी ज़ाती तौर पे बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन बहरहाल वो एज के उस उम्र के उस हिस्से में थे जहाँ हम उनसे ये तवक्को नहीं रख सकते थे कि जो वो एनर्जी और पोटेंशियल जो कश्मीर को एनर्जी या चाहिए वो नहीं पोटेंशियल था वो उनके नहीं पास। था। अब उनको मिनिस्टर बना दिया गया है। अब वो दूसरे अफरीदी साहब हैं, कौन हैं, शरियार अफरीदी शरियार साहब, अफरीदी साहब को उनको मेंबर भी रुकन बनाया बना है। दिया गया। लेकिन मेंबर बनाया, पता नहीं है कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। बहरहाल ये सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी का काम तो नहीं है ना। कश्मीर कश्मीर तो एक जो है द होल गवर्नमेंट अप्रोच मांगती, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच मांगती है। और वो बदकिस्मती के साथ जो कश्मीर सेल बनाया, वो सेल कहीं सेल में ही चला गया है, कुछ पता नहीं है कहाँ पे है। उसको भी कैद कर दिया गया है लगता है, सही। वो भी कन्फाइनमेंट में है कहीं। तो उसकी भी कोई सूरत हाल नहीं है। फिर हर 10-15 दिन के बाद हमें एक ख़त नज़र आ जाता है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा लिख देते हैं, बिल्कुल। कभी यूएन सेक्रेटरी जनरल को या कभी ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल को, कभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को या कभी यूएनजीए के प्रेसिडेंट को। तो बस यही हमारी सफारतकारी रह गई है जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है। तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी मैं अपनी इस बात पे बिल्कुल मतलब ये है कि कायम हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान में किसी किस्म की हिकमत अमली नहीं है, और ना ही वो जज्बा है जो कि कश्मीर के मामले को आगे लेकर जा सके।
और उसकी बहुत से वेरिएबल्स हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। अब आज मौका नहीं है उनको डिस्कस करने का, लेकिन कभी मौका इंशाल्लाह मिलेगा तो तफसील से दोबारा करेंगे। पहले भी हम कर चुके हैं, सही। हम तो बल्कि स्टेप्स बता चुके हैं कि 1 2 3 4 5 6 क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हुकूमत के कान में कान पे जो जू है नहीं जूं रेंग तक रही, नहीं बिल्कुल। रेंगती। तो इस वजह से बाज़ औक़ात मुझे खुद भी शर्म सी आती है कि हम यहाँ बैठ के क्या हर रोज़ बात करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल ये कौमी मामला लेकिन है। हम भी बस बस कर दें तो कोई भी बात नहीं कोई करेगा भी फिर। नहीं, लेकिन हम बात क्यों बंद करें भाई, ये हमारा कौमी बिल्कुल। मामला है। और हम, कोई सुने न सुने, कोई हमारी परवाह करे न करे, कोई कहे कि बिल्कुल नाअहल बेवकूफ़ लोग हैं, अहमक हैं, अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये कौमी मसला है और इस पर हमें बात करनी चाहिए और हम बिल्कुल। करते रहेंगे, चाहे हमारी कोई बात सुने या न सुने। अब मामला कुछ यूँ है कि जम्मू और कश्मीर को तो चलिए फ़िलहाल बात उसके बाद करेंगे। देखिए, दुनिया भर में एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो रही है। शायद हमारे लोगों को उसका एहसास नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बुनियादी तौर पे हैं ना, बहुत देर से चीज़ों को समझते हैं। सही। हम फॉरवर्ड जो है ना, थिंकिंग हमारी नहीं होती। और ये मैं सिर्फ बहसियत मजमूई बात कर रहा हूँ, किसी एक ख़ास इदारे की बात नहीं कर रहा। और कौमें जो तरक्की करती हैं वो फॉरवर्ड थिंकिंग उनकी होती है, वो पहले से चीज़ों को एंटिसिपेट करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, और उससे उस तरह पर अपने आप को पोजीशन भी करती हैं। सही। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ चूँकि कोई सही मानों में एक्सरसाइज नहीं होती इन चीज़ों की, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती, हम सही लोगों से मशवरा नहीं करते, हमारे यहाँ नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। हम अपने इर्द गिर्द उन लोगों को बिठा देते हैं जो वो बात करें जो हम कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम एक जो ओपिनियन है उसमें हम डाइवर्जेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई ख्याल है या हमारी कोई सोच है, उसके मुताबिक अगर कोई बात करे तो हमें वो शख्स बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई शख्स हमारी बात से इख्तिलाफ कर ले तो वो फिर जो है मामला संगीन हो जाता बिल्कुल। है। तो अगर यही मामला इस वक्त हमारी हुकूमतें जिस तरह तरतीब हम देते हैं, जो बनाते हैं, जिस तरह हमारे इदारों में लोग ऊपर आते हैं, वो सब यही वजह है कि जो खुशामदी लोगों पर हैं। खुशामदी लोग, अगर वो किसी भी इदारे का सरबराह है तो वो चाहेगा कि उसका नंबर 2 वो शख्स हो जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए, बिल्कुल। उसकी जो मामलात में क्वेश्चंस रेज ना करे। इसीलिए हमारे इदारों का वो इदारे उस तरह तरक्की नहीं कर पाए या उस तरह अपने आप को मनवा नहीं सके जिस तरह होना चाहिए था, क्योंकि जो शख्स ऊपर बैठा होता है वही बस समझते हैं कि वही है, उसकी हाँ में हाथ मिलाओ, उसके हुजूर हाथ बांध के खड़े हो जाओ। और जो लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने बाज़ औक़ात चीज़ों को फेस किया, एक मुख्तलिफ राय भी दी, उन्होंने सफ़र भी किया उसकी वजह से उन पे। लेकिन ठीक है, ये भी बिल्कुल। ज़िंदगी का हिस्सा है। जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो फिर आपको इस बात का यकीन होना चाहिए, बल्कि पूरा कभी यकीन होना चाहिए कि आपके रास्ते में आप कांटे भी होंगे, मुश्किलात भी होंगे। वो कहते हैं ना कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। सही। तो ये मामला वही है कि सच्चाई का जो मामला है उसमें कोई कहकशा नहीं है, यानी पत्थरों पे चढ़ कर अगर आ सको तो आओ। तो ये जो सच्चाई का जो मामला है उसमें, और फिर आप ये भी देखते हैं हम कि जब आप सच बोलना शुरू करते हैं इरम, तो ये भी होता है कि जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं वो भी आपसे आहिस्ता से दूर हो जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको ख़तरा होता है कि आपके साथ दोस्ती रखने से शायद उनके मफादात जो हैं वो हर्ट ना हो जाएं सही। कहीं। तो ये भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। अब दुनिया भर में जो इस वक्त हो रहा है ना, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हो रही है। देखिए, कोरोना वायरस को लेकर चाइना ने जो है अपने शुरू वहाँ से हुआ, लेकिन उन्होंने बड़े अथॉरिटेटिव मेजर्स लेकर वुहान, हुबे तक उसको कंटेन कर लिया। अभी भी इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज चाइना हैज़ बीन एबल टू कंटेन द वायरस। सही। दूसरी तरफ जो है, और फिर उन्होंने सिर्फ वायरस ही कंटेन नहीं किया बल्कि दुनिया भर में मदद के लिए भी पहुंचे। सही। जब दुनिया में ये फैला तो डॉक्टर्स की टीमें और साथ डॉक्टर्स की इमदादी सामान टीम्स, गया इधर मेडिकल उधर। इक्विपमेंट जो भी था, पीपीईज जो भी था, सही। वो उन्होंने कोशिश की कि जो उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से करें। दूसरी तरफ अमेरिका जो अपने आप को एक सुपर पावर कहलाता था, या यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक बना, पहले 28 कंट्रीज थे, अब 27 रह गए हैं,
उन्होंने भी अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पे समझा। लेकिन अगर आप यूएस को देखिए तो कम से कम इस वक्त कोई मेरे ख्याल में 33-35 हज़ार वहाँ हलाकतें हो चुकी हैं और 1.5 लाख के करीब लोग इन्फेक्ट भी हैं या पॉजिटिव टेस्ट उनके आए हैं। ट्रम्प के होते हुए देखिए उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अमेरिका बड़े अरसे से, जब से पहले जॉर्ज बुश जूनियर आए थे 2000 में और फिर 9/11 का वाक़या भी हुआ, उससे जो जॉर्ज बुश का एक रवैया डेवलप हुआ ना, वो बुनियादी तौर पे ये है कि हमने दुनिया में जो मल्टीलैटरलिज्म है, जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, या दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है उसकी वजह से एक मल्टीलैटरलिज्म की ज़रूरत है, उससे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर उन्होंने यूनिलैटरल एक्शंस लेना शुरू कर दिए कि जी हम इस दुनिया के चौधरी हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाकर उनसे एक रेजोल्यूशन पास करवाएं, या यूएनजीए के पास जाएं, या डब्ल्यूएचओ के पास जाएं, या कुछ और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनके पास जाएं। तो एक यूनिलैटरलिज्म का रिवाज पड़ा। ठीक है। वही जो रिपब्लिकन्स का एक एटीट्यूड है, ओबामा ने आते हुए तकरीबन उसी रीत को बरकरार रखा। मिसाल के तौर पर ओबामा का जो G20 इनिशिएटिव है, ये भी जो है एक किस्म का मल्टीलैटरलिज्म तो है, लेकिन ये महदूद पैमाने पे मल्टीलैटरलिज्म है। तो जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो ख़ास तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसमें ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी था, उसमें यूएन सिस्टम भी था, ये जो सारे सिस्टम्स डेवलप हुए थे पीस को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद जब अमेरिका इमर्ज हुआ एज ए सुपर पावर, तो हमने देखा कि मल्टीलैटरलिज्म पे एम्फेसिस कम होना शुरू हो गया। और आज अमेरिका देखिए जो विड्रॉ कर रहा है ना, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी तो खैर अभी बहुत है, क्योंकि देखिए अभी भी अमेरिका 23-24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, गो कि ह्यूजली अंडर डेट, लेकिन अभी जो है उनके पास सॉफ्ट पावर की जो पावर है ना, वो चाइना से भी कहीं आगे है। चाइना को अभी कुछ दहाइयाँ लगेंगी अमेरिका तक पहुंचने के लिए। अभी हम ये नहीं कह सकते कि चाइना अमेरिका की तरह सुपर पावर है, क्योंकि अमेरिका एक मतलब ऑल इनकम्पसिंग है। उसके पास तेल भी है, रिसोर्स भी, डिपेंडेंट नहीं है दुनिया पे उस तरह। उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास हर चीज़ मौजूद है, ह्यूमन कैपिटल भी है। चाइना ने अभी बहुत सफ़र तय करना है कि वो यूएस को ओवरटेक करे। इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन बहरहाल चाइना ने कोरोना वायरस के बाद एक ऐसी सूरत हाल जिस तरह उसने उसको टैकल किया है, वो लगता है कि उस राह पे चल पड़ा है। और जिस तरह ट्रंप ने अपने आप को इनवर्ड किया है, इनवर्ड लुकिंग, उससे ये महसूस होता है कि अमेरिका जो लूज कर रहा है अपनी एक कैपेसिटी एज ए ग्लोबल पावर, ना उसके पास वो शायद विल है, ना शायद अब वो रिसोर्सेज हैं कि वो ग्लोबल पावर के तौर पे बिहेव कर सके। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है दुनिया में अगले 5 से 10 सालों में। अब हमने कहाँ अपने आप को पोजीशन करना है, या कहें चले 20 साल आप लगा लीजिए, किस तरह करना है, ये अभी से सोचने की बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं वो सोच रहे होंगे। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद आप हमें इस सेगमेंट के बाद कॉल कर सकेंगे 0512726505 पर। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम बात करेंगे सार्क के हवाले से। सर, आप हमें थोड़ा सा बता दें, आवाम को गाइड कर दें कि ये सार्क के मामले में क्या होने जा रहा है। देखिए, सार्क में तो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनिशिएटिव लिया, जो कि हमारे वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की कोरोना का वायरस के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद हमारे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने वो अटेंड किया, उसमें उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। उसके बाद एक और हेल्थ ऑफिशल्स की एक सार्क की मीटिंग हुई। हेल्थ ऑफिशल्स कह रहे हैं, ट्रेड ऑफिशल्स के भाई तिजारत जो है वो किस हद तक आगे जा सकती है कोरोना वायरस के होते हुए। फिर हमने $3 मिलियन भी कंट्रीब्यूट प्लेज किया, अभी दिया नहीं है सार्क सेक्रेटेरिएट को। लेकिन मैं पहले दिन से मैंने ये कहा था कि ये सारा एक गिमिक है इंडिया का, वो चौधरी बनना चाहता है इस इलाके का,
इसलिए उसने सार्क सेक्रेटेरिएट को बस पुश डालकर खुद ही जो है इनिशिएटिव ले लिया, खुद ही प्रिजाइड भी कर लिया, मतलब जो दिल में आया कर दिया, और $10 मिलियन दे के पूरी कौम पे बड़ा एहसान भी उसने कर दिया। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि हमने पहले ही वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था, कोई हमारा ट्रैफिक बंद थी, आना जाना बंद था, बॉर्डर सील था, तो इस वजह से हमें कोई परेशानी की उसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रैवल बंद हो गया, एयर सफ़र का भी बंद हो गया, एक्सप्रेस समझौता एक्सप्रेस वगैरह सारी बंद हो गई, तो इसलिए हमें उस से कोई फिक्र नहीं थी। कुछ हमारे लोग वहाँ पे स्टक हो गए थे, कोई हिंदू बहन भाई, वो हमने बुला लिए, कुछ फैमिलीज वहाँ पे थी, वो आ गई वापस, ख़त्म हो गई बात। सार्क जो है ना, सार्क इज़ अ डोरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सार्क उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती रीजनल, किसी भी रीजनल इनिशिएटिव में, जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हो जाते, इवन कीड पे ना आ जाएं, वो कोई सही मानों पे शुरू ना हो जाए, और वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक भारत अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ेगा, जम्मू और कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। वो उसको तय होने नहीं देता, बल्कि उसको मजीद मुश्किल से मुश्किल बना दिया उसने 5 अगस्त के बाद। तो मुझे तो सार्क से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हमें अपना वक्त सार्क पे ज़ाय नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए फोकस हमारा। देखिए इस वक्त भी सार्क में क्या है, कोरोना वायरस में इस वक्त अफगानिस्तान में 32 डेथ्स हो चुकी हैं, बांग्लादेश में तकरीबन 91 डेथ्स हो चुकी हैं, इंडिया में 521, और मालदीव में कोई डेथ खैर से नहीं हुई, अल्लाह का करम है नहीं हुई, नेपाल में भी कोई डेथ नहीं हुई। इस तरह पाकिस्तान में अलबत्ता हमारे जो हम जिक्र कर रहे थे कि 170 से ज़्यादा अब डेथ्स हो गई हैं करीब, और श्रीलंका में कुछ 7 डेथ्स हुई हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस होना चाहिए अफगानिस्तान, जो इलाके दूसरे हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इन और चाइना के साथ हमारा कोऑपरेशन ज़रूरी है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ देखिए, क्योंकि अफगानिस्तान भी आज हमने डिस्कस करना है और इस सेगमेंट में थोड़ा सा वक्त हमारे पास रह गया है। बहुत लोग खुश थे कि जी 19 फरवरी को डील हो गई, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, वो अब पीस आ गई अफगानिस्तान में। तो हमने अपने एक प्रोग्राम में, आपको याद होगा, कह दिया था कि नो वे, पीस अफगानिस्तान में अगर आएगा तो वो जंग के जरिए ही आएगा, जंग के जरिए होगा पीस। अब हुआ क्या है, डील करने के बाद जो पहला काम था वो 10 मार्च को इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू होना था दोहा में, या कुछ लोग कह रहे थे अफगानिस्तान के अंदर ही होना था, कुछ लोग कह रहे थे नॉर्वे में होना था, ओस्लो में, लेकिन बहरहाल 8 मार्च को तारीख दी गई थी कि 8 मार्च को डायलॉग, इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू होगा। लेकिन उससे पहले 1-2 शराइत थी जो अमेरिका और तालिबान की डील के अंदर मौजूद थी, कि जो अफगान हुकूमत है वो तालिबान के तकरीबन 5000 जो उनके कैदी हैं वो उनको रिहा करेंगे, इंट्रा अफगान डायलॉग से पहले। वो अशरफ गनी और अब्दुल्ला की 2 हुकूमतें वहाँ चल रही हैं, लेकिन भारत कंट्रोल इस वक्त अशरफ गनी के पास ही है बुनियादी तौर पे। अशरफ गनी ने कहा कि भाई मैं तो इस एग्रीमेंट का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैंने तो कभी ना कोई मुज़ाकरात किए हैं, तो जब ये मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू होगा तो फिर हम ये कैदियों का मामला भी उसमें डिस्कस करेंगे। तो तालिबान ने कहा कि जी आप क्या समझ रहे हैं, हम कोई बेवकूफ़ हैं, हमने सारी पिछले 40 साल हम भी सफारतकारी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, हमें ही मालूम है किस तरह हालात चलते हैं। तो वो भी डट गए। उसके बाद फिर वो सेक्रेटरी पोम्पियो भी आए, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद भी आए, उन्होंने फिर थोड़ा सा राज़ी किया। तो अफगान की हुकूमत ने तकरीबन कुछ 100 के करीब या 300 के करीब तालिबान के प्रिजनर्स रिहा कर दिए, कैदी रिहा कर दिए। उधर से तालिबान ने 1000 जो कैदी उनके पास थे अफगान हुकूमत के, वो रिहा करने थे, उन्होंने भी कुछ 20 या 50 लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया। तो अब ये जो मामला है इंट्रा अफगान डायलॉग का, वो अब आके एक स्टेटमेंट का शिकार हो गया है, क्योंकि अशरफ, और फिर बीच में तालिबान, US की हुकूमत ने ये भी धमकी दी अशरफ गनी को कि अगर आप जो हमारी डील है अमेरिका और तालिबान की, उसको अगर आप ऑनर नहीं करेंगे तो फिर हम आपकी एड बंद कर देंगे। तकरीबन $1 बिलियन उन्होंने इस पर हाथ रोका हुआ है। और ये बात याद रहे कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को जिंदा रखने के लिए, उनका काम चलाने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत को तकरीबन हर साल 3 से 5 बिलियन डॉलर चाहिए, जो कि उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं कि वो जो है ये जनरेट कर सकें। तो उनकी डिपेंडेंस जो है US पे बड़ी वाज़ेह है।
तो मैंने भी ख्याल यही किया था कि ये ठीक है, थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली जो अशरफ गनी हैं वो उनकी हुकूमत रिहा कर देगी कैदियों को, इससे मुझे कोई शक नहीं है। वो थोड़ा सा अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए सारा थोड़ा डिले कर रहे हैं। लेकिन तालिबान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने देखिए जो जो यकीन दहानियाँ दिलाई हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट की है वो क्या है? वो यही है कि वो अपनी टेरिटरी को अलकायदा या जैश के हाथों इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन सर, अब मुआहदे के बाद भी जिस तरह से कुछ हुई हैं कार्रवाइयाँ हाँ, दहशतगर्दी मिसाल के तौर पर गुरुद्वारा पे हुई, ठीक है, और अमरीकी गाड़ी पे एक हुई, कुछ फौजी हुआ, गाड़ी पे हुई, और लेकिन वो उसमें तालिबान तो वही कह रहे हैं ना कि हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। वो तो जो खुरासान है, जो है इस्लामिक स्टेट खुरासान, और उसके जो शायद गिरफ्तार भी कर लिए हैं अफगानिस्तान की हुकूमत ने, असलम फारूकी शायद नाम है उस शख्स का, तो वो जो है वो तो क्लेम दाइश ने किया है ना। तो अब हुकूमत अफगान हुकूमत का यही आर्गूमेंट है कि ये तालिबान तो देखें ना दाइश को रोक सके हैं, ना अलकायदा को रोक पा रहे हैं, तो इनसे डील करने का फ़ायदा क्या है। तालिबान दूसरी तरफ ये आर्गूमेंट ले रहे हैं कि भाई हमने तो अभी एग्रीमेंट अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, एग्रीमेंट तो अभी इंटर अफगान डायलॉग भी नहीं शुरू हुआ, अभी तक आप लोगों ने हमारे जो हैं कैदी रिहा नहीं करे, तो आप पहले से क्यों कह रहे हैं कि हम एग्रीमेंट। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने यकीन दिलानी थी वो बुनियादी तौर पे कि अमरीकी अड्डों को हम टारगेट नहीं करेंगे, या तालिबान कम अज कम उनको टारगेट नहीं बनाएंगे, अमरीकी फोर्सेस को। उन्होंने ये बिल्कुल इस किस्म की जमानत नहीं ली कि जब तक उनके पास हुकूमत नहीं आती वो दाइश और अलकायदा को कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि उनका कहना तो ये है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन जब हमारी पास हुकूमत आ जाएगी तो फिर हम देख लेंगे कि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो ये लोग इस्तेमाल ना करें। तो इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं इस सारी डील में जो मैं समझता हूँ कि नॉन स्टार्टर कह लें या टेनेबल नहीं है। ठीक है, ये मामला चलता रहेगा, ये आंख मचोली का खेल होता रहेगा, और फिर बुनियादी तौर पे हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि यहाँ पे अमन तो आना नहीं है। जब तक सिविल वॉर ना हो, खून रेजी ना हो, उस वक्त जब तक कि तालिबान दोबारा हुकूमत संभालते नहीं हैं। अब क्वेश्चन हमारे लिए बुनियादी तौर पे ये है कि जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो क्या तालिबान वही तालिबान होंगे जो पहले थे, या कोई नए तालिबान हैं? क्योंकि देखिए 2004 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अफगानिस्तान में आया है। ये 1964 के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, पहले 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो एक मोनार्की थी, वह बादशाह थी। फिर उसके बाद 2004 में एक नया भी कॉन्स्टिट्यूशन आया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बकौल तालिबान के जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है उसके कॉन्सेप्ट से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, उससे मुताबिकत नहीं रखती। मिसाल के तौर पर बहुत सी चीज़ें हैं कि भाई खुदा का कानून यहाँ पे नाफिज होना चाहिए, आप सेकुलरिज्म यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ख़वातीन के मामले में कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इसलिए वो इस आइन को भी नहीं मानते। तो इसलिए आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अभी ये मामला किस कदर पेचीदा है, ये इतना आसान नहीं है। और चूँकि 34 मेरे ख्याल में प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के, तो 34 प्रोविंसेस में तकरीबन आधा कह लीजिए आपके तालिबान के पास है कंट्रोल में, और आधा अफगान हुकूमत के पास, कम है उनके पास, लेकिन चले मान लेते हैं ये। तो अभी एक लंबी जंग चलनी है। लेकिन अफगानिस्तान पिछले 9/11 के बाद काफ़ी तब्दील भी हुआ है। अर्बन एरियाज में बहुत सी तब्दीली आई है, वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेशन भी ली है उन्होंने, वेस्टर्न ओरिएंटेड भी हो गए हैं, तो वो तालिबान की रूल को उस तरह कबूल भी नहीं करेंगे। तो एक कशमकश अभी होने जा रही है सख्त किस्म की। अब वो कब शुरू होता है, आया अमेरिका उसको कंटेन करता है, अमेरिका के अब इलेक्शंस खुद आने वाले हैं पर प्रेसिडेंट ट्रंप और जो बाइडन, मैंने पहले भी कहा था कि जो बाइडन अगर इलेक्ट होते हैं तो उनका रवैया यही है कि अफगानिस्तान से अपने आप को निकाला जाए। तो हमारे लिए एक मुश्किल सूरत हाल आने वाली है। हमें पहले, जो मैं पहले सेगमेंट में कह रहा था कि हमें पहले से इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि हमने कहाँ खड़ा होना है। ठीक नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आप हमें कॉल कर सकेंगे 051-272-6505 पर। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, मुज़मा बशीर लाहौर से बात कर रही हूँ, बासित साहब से बात कर रही जी हूँ। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या कहना चाहती हैं मोहतरमा। सर मैं 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। नंबर 1 कि पिछले 70 सालों से हम देख रहे हैं कि जो कश्मीरी हैं वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी नो डाउट कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सर ये नतीजा खेज नहीं है, अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि या तो पाकिस्तान के पास बासलाहियत लोगों की कमी है, या फिर जो हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं। और दूसरी बात ये कि सर क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो कश्मीर कमेटी बनाई जाती है इसमें नुमाइंदगी कश्मीर की भी रखी जाए, और चाहे सरबराही पाकिस्तान करता रहे लेकिन कुछ बंदे कश्मीर के भी रखने चाहिए, और जब पाकिस्तान के पास वक्त हो तो उनसे रिपोर्ट तलब करता रहे, वो इस दौरान अपना काम करते रहें, इस मुहिम को जारी रखें ताकि इसका किसी नतीजे पे पहुंच सके। क्योंकि सर अगर देखें कि अगर ये मसला बढ़ता ही चला गया तो इसका खत्म ये कब तक एंड होगा। हम तो यहाँ पाकिस्तानी जो है हम ये 15-20 दिन से लॉकडाउन में बैठ के हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, एग्जॉस्टेड हो गए, वो लोग कितने अरसे से वहाँ पे कैद में हैं। तो आगे कभी ना कभी किसी को तो सोचना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल। बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की है जो भी उनकी तजावीज़ हैं, लेकिन इसके दो पहलू हैं। देखिए, बल्कि 3-4 चीज़ें हैं जो कि सामने रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि सफारती महाज पे आप कोई, हम जो पहले भी जिक्र कर रहे थे, कोई स्ट्रेटजी आप लोगों की नहीं है कि आपने एक होता ना, एक वेल इंटीग्रेटेड वेल लीड स्ट्रेटजी होती है और उस स्ट्रेटजी के अंदर ही बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो डिप्लोमेटिकली आपके पास कोई इनिशिएटिव नहीं है, आप बिल्कुल मार खा गए मेरे हिसाब से। दुनिया बात ही नहीं न पहले कर रही थी, अब कोरोना वायरस के बाद तो और हालात खत्म हो गए। दूसरा जो है, कश्मीरियों ने खुद आर्म्ड स्ट्रगल में, उसके बगैर ये मामला नहीं चलने वाला। ठीक है, आर्म्ड स्ट्रगल जो है वो कानूनी है, बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक है। UNGA की जो रेजोल्यूशन है 3312 1974 की, उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें ऑक्युपाइड या ऑक्यूपेशन के खिलाफ आर्म रेजिस्टेंस की इजाज़त है। तो ये होगा, आर्म रेजिस्टेंस होगी और फिर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मकबूजा जम्मू और कश्मीर में होगी। सही। तो ये 3-4 चीज़ें मिलकर और फिर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली इस मामले को बिल्कुल एक नई नहज पे ले जाने वाली हिकमत अमली, जब ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी तो आप यकीन करें कि भारत पे इतना प्रेशर बिल्ड होगा। हम ये सोचते हैं कि यार हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। मैं इन खातून ने कहा, ठीक कहा, कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे पास इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी भी इनिशिएटिव को ओवर खास हद तक सस्टेन कर सकें। एक इनिशिएटिव हम लेते हैं, फिर 10 दिन चलते हैं, फिर भूल जाते हैं उसको, फिर इम्प्लीमेंटेशन का मेन वही प्रॉब्लम है। तो हमें एक ऐसे लोगों को शामिल करना है इस सारे इनिशिएटिव में। मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं अपनी तजवीज़ वापस लेता हूँ और आपकी तजवीज़ है इरम स्पेशल एनवाय बनाने की ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो इरम ने जो तजवीज़ पेश की हुई है कि एक स्पेशल एनवाय होना चाहिए जम्मू और कश्मीर पे, वो अगर हमारी हुकूमत मान लेती है तो मैं समझता हूँ कि उसके इर्द गिर्द हम एक ऐसा फिर लोगों का ऐसे लोगों को जमा कर सकते हैं कि जो वाकई इस मामले को लेकर आगे जाने की सलाहियत रखते हों। ठीक है, अभी वो मामला नहीं हो रहा। फिर बदकिस्मती के साथ जो आम, देखिए ना, सोपोर में कल दो जो हमारे 5 लोग वहाँ शहीद हुए हैं, वहाँ पे कश्मीरी थे ना, और उनकी डेड बॉडीज भी उनके फैमिली के हवाले तो कश्मीरी थे, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। सही। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है, हर किस्म की रेजिस्टेंस है। हम दुनिया में, हमने कितना दुनिया को बताया कि सोपोर में कल 5 लोग शहीद हो गए या परसों शहीद हो गए। क्या हमारी तरफ से कुछ हुआ? हमारे तो टेलीविजन पे भी लोगों ने इसका जिक्र नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी खराबी है, बहुत बड़ा मसला है जो किस तरीके से हमने करना है। लेकिन बहरहाल हुकूमत के कान इस वक्त बंद हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। घरों में रहिए और एक दूसरे से मुनासिब फासला रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।